हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में समझ रहे हैं अपन प्रोटीन्स को, और इस फिफ्थ पार्ट में समझेंगे अपन प्रोटीन की दो विशेषताएं, एक कोगुलेशन और एक डीनेचुरेशन। प्रोटीन का स्कंदन और डीनेचुरेशन। पहले बात करते हैं अपन कोगुलेशन की। तो पहले प्रोटीन की संरचना को फिर से दोहराते हैं संक्षिप्त में। यह अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला है। ये पहला अमीनो अम्ल है। इसका पहले अमीनो अम्ल का ये NH2 समूह फ्री है, और इसका COOH दूसरे के NH2 के साथ में बॉन्ड बनाता है। दूसरे का COOH तीसरे के NH2 के साथ में बॉन्ड बनाता है, और ये जो लाल लाइनें हैं, रेखाएं हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड हैं। और ये आखिरी अमीनो अम्ल है, इसका COOH फ्री है। तो इसका तो NH2 और इसका COOH फ्री है। ये एक लंबी सी श्रृंखला बन गई, अशाखित श्रृंखला बन गई। ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब अपन जानते हैं कि केवल एक अमीनो अम्ल को छोड़कर, ग्लाइसिन को छोड़कर, बाकी सब में R और होती है। इस R के कारण ही अमीनो अम्ल डिफरेंट है। और इस R के अंदर कई तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं। किसी के अंदर OH ग्रुप होता है, किसी के अंदर सल्फर होती है, किसी के अंदर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, तो किसी के अंदर एरोमेटिक रिंग होती है, किसी के अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। ये सारी विशेषताएं होती हैं, अपने पढ़ रखी हैं सारी। तो इनके बीच में बॉन्ड और बनते हैं, और अमीनो अम्लों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से दो प्रकार की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती हैं, वो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। फिर डाइसल्फाइड बंधों की सहायता से, मुख्य रूप से डाइसल्फाइड बंधों की सहायता से प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर बनती है। हालांकि आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और बनते हैं। इनकी सहायता से प्रोटीन का तृतीयक संरचना बनी, और इसके बाद में प्रोटीन काम करने लगती है। लेकिन बहुत बार प्रोटीन अभी काम नहीं कर पाती। वो दो या दो से अधिक प्रोटीन की इकाइयाँ जुड़कर काम करना शुरू करती हैं। उसको अपन प्रोटीन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा जुड़ती हैं, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया। ये प्रोटीन की सामान्य संरचनाएं हैं। लेकिन इतने सारे बॉन्ड बनने के बाद भी ये जो R है, इसमें भी बॉन्ड बनाने की क्षमता और है। और बॉन्ड, वही सारे बॉन्ड जो बन रहे हैं वो फिर बन सकते हैं। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, इसमें आयनिक बॉन्ड भी है, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी है। ये सारे बॉन्ड और बन सकते हैं। अभी इसमें और क्षमता है, लेकिन उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए खास तरह की परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। अब ये तो प्रोटीन की संरचना की बात हुई। फिर बात करते हैं अपन कि प्रोटीन एक कोलोइडी अवस्था है, और कोलोइड कहते हैं वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था। पार्टिकल के साइज के आधार पर है ये। वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था को अपन कोलोइड कहते हैं। प्रोटीन एक कोलोइडी अवस्था में होता है। अब यदि इन प्रोटीन को वो परिस्थितियां उपलब्ध करा दी जाएं जिससे अभी जो बॉन्ड बनाने की क्षमता है वो और बन जाए, तो इनमें बॉन्ड और बन जाएंगे, और अलग अलग प्रोटीन श्रृंखलाओं के बीच में बॉन्ड बन जाएंगे। तो कोलोइड की अवस्था का प्रोटीन इन परिस्थितियों के कारण इतना बड़ा मॉलिक्यूल बन गया कि वो अघुलनशील हो जाता है। इन परिस्थितियों में एक तो हीट है, जैसे प्रोटीन को गर्म करें, ये सबसे अनुकूल परिस्थिति होती है स्कंदन के लिए। हालांकि स्कंदन प्रोटीन के गुण को खत्म कर देता है, लेकिन फिर भी अपन स्कंदन की बात कर रहे हैं, तो आसानी से स्कंदन किया जा सकता है हीट के द्वारा। फिर चेंज ऑफ पीएच बदल दें, उसको अम्लीय कर दें या क्षारीय कर दें, या फिर खास तरह के आयनों की उपस्थिति, इनके कारण प्रोटीन कोलोइड से अघुलनशील हो जाता है। इसको अपन कोगुलेशन या स्कंदन कहते हैं, और प्रोटीन के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण बदल जाते हैं। एक उदाहरण से इसको अपन समझ सकते हैं कि जैसे दूध को गर्म करते समय यदि हम उसका पीएच कम कर दें, यानी उसके अंदर कोई अम्ल डाल दें, जैसे नींबू का रस डाल दें, तो दूध फट जाता है। क्या हुआ? उसमें प्रोटीन के मैक्रोमोलिक्यूल बन गए। दूध का जो प्रोटीन था उसमें एक श्रृंखला, दूसरी श्रृंखला, तीसरी श्रृंखला, बहुत सारी श्रृंखलाएं जुड़ गई, और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया जो हमारे को नेकेड आई से दिखता है, हमारे को बिना किसी यंत्र की सहायता से दिखता है। इसी तरह से यदि अंडे को उबालें अपन, तो अपन जानते हैं वो आलू की तरह से हो गया, ठोस हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल बन गया। ये प्रोटीन का स्कंदन कहलाता है। और ये जो बॉन्ड बनते हैं वो आयनिक बॉन्ड बन जाते हैं, स्थिर बॉन्ड बनते हैं जो वापस कभी नहीं टूट सकते। तो एक बार जैसे दूध फट गया, उसको अपन वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते किसी भी विधि के द्वारा। और इसी प्रकार जैसे अपन अंडे को उबाल दें, वो आलू की तरह से हो गया, अपन वापस उस प्रोटीन को पूर्ण रूप में नहीं ला सकते। ये प्रोटीन का स्कंदन कहलाता है। क्या क्या हो गया इसमें?
प्रोटीन के भौतिक गुण बदल गए, प्रोटीन के रासायनिक गुण बदल गए, और प्रोटीन के जैविक गुण तो बदल ही जाएंगे, क्योंकि भौतिक और रासायनिक बदल गए तो जैविक गुण तो रहेंगे ही नहीं। वो केवल एक मैक्रोमोलिक्यूल बन के रह गया। विभिन्न प्रकार की प्रोटीन श्रृंखलाएं जुड़कर एक बड़ा रूप बना लेती है, वृहद रूप बना लेती हैं, जो अघुलनशील होता है। ये प्रोटीन का कोगुलेशन। अब अपन समझते हैं डीनेचुरेशन, विकृतीकरण, प्रोटीन का डीनेचुरेशन। अपन ने स्कंदन में समझा है कि प्रोटीन में भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण बदल जाते हैं, यानी प्रोटीन दिखने में अलग तरह का हो जाता है। दूध फटता है तो हमें दिख जाता है कि दूध फट गया, अंडे को उबाल दिया तो लगता है कि अंडे को उबाल दिया। ये परिवर्तन आसानी से दिख जाते हैं, इसमें किसी विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। डीनेचुरेशन को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे किसी व्यक्ति के इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, उसके डायबिटीज़ है और उसके इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, और उसने इंसुलिन का एक वायल खरीदा, घर लेके आ गया और उसको फ्रिज में रखना भूल गया, और गर्मी का टाइम था, बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरे दिन उसने इंजेक्शन को काम में लिया तो वो प्रभावहीन है, उससे तो उसकी शुगर कमी नहीं हो रही। दिखने में वैसा का वैसा ही है, वो इंसुलिन में कहीं दिखने में कोई अंतर नहीं लग रहा उसको, वैसे का वैसे दिखता है, वैसे ट्रांसपेरेंट है, लेकिन काम नहीं कर रहा वो। क्या हुआ? इंसुलिन डीनेचुरेट हो गई। या उसने एक गलती और कर दी, इंसुलिन के वायल को फ्रीजर में रख दिया, और अब की बार उसको पिघला कर उसने जब काम में लिया इंसुलिन को, तो भी वो काम नहीं कर रही है, उसकी डायबिटीज़ तो कंट्रोल ही नहीं हो रही। अब की बार भी क्या हुआ? अब की बार भी डीनेचुरेशन हो गया, दिखने में वैसा का वैसा ही है। तो कैसे परिभाषित करें इसको? प्रोटीन का यदि तापक्रम बदल दें, या पीएच बदल दें, या आयनों की सांद्रता बदल दें, और यदि इन कारणों से, या एक और कारण है, हिला दें उसको तेजी से, तो इन कारणों से यदि प्रोटीन के जैविक गुण बदल जाते हैं, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, यदि वो हार्मोन के रूप में काम कर रही थी अब वो नहीं काम कर रही है, यदि वो एंजाइम के रूप में काम कर रही थी और अब नहीं काम कर रही है, तो यह क्रिया डीनेचुरेशन कहलाती है, विकृतीकरण कहलाती है। क्या हो गया? प्रोटीन विकृत हो गई, वो काम नहीं कर पा रही है। दिखने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हिलाने से क्या होता है? हिलाने से प्रोटीन की श्रृंखलाएं टूट सकती हैं। फ्रीजर में रख दिया उसको तो क्या हुआ? प्रोटीन की श्रृंखलाएं, जब बल लगता है, बर्फ जमती है, बल लगता है तो प्रोटीन की श्रृंखलाएं टूट सकती हैं। गर्म करने से क्या होगा? गर्म करने से कुछ नए बॉन्ड बन सकते हैं, और इसी तरह से पीएच चेंज करने से भी कुछ नए बॉन्ड बन सकते हैं। लेकिन केवल मात्र कितना परिवर्तन है? बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। और ये जो परिवर्तन होता है ये आवश्यक नहीं हो कि स्थायी हो, वो स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। स्थायी अथवा अस्थायी परिवर्तन दोनों तरह के होते हैं, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। यदि रिवर्सिबल परिवर्तन है तो वापस तापक्रम या पीएच या आयनों की सांद्रता वापस नॉर्मल करते ही वापस सही काम करने लगता है प्रोटीन, और यदि स्थायी परिवर्तन हो गया तो वो हमेशा के लिए बेकार हो गया, अब वो कभी काम नहीं करेगा। एक और उदाहरण से समझ सकते हैं अपन इसको, तापघात या लू लगना। लू लगना क्या है? अचानक टेम्परेचर, ऐसी जगह चले गए अपन जहाँ पर तापक्रम बहुत ज़्यादा है और हमारे को तापघात हो गया, लू लग गई। या किसी को बुखार हुआ, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया, 3 डिग्री बढ़ा, 37 हुआ करता है, 40 हो गया। क्या हुआ उसमें? प्रोटीन का डीनेचुरेशन होने लगता है, और ब्रेन की बहुत सारी प्रोटीन का डीनेचुरेशन होने लगता है। आदमी बहकी बहकी बात करने लगता है 40 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों? क्योंकि डीनेचुरेशन हो गया। और जल्दी से तापक्रम को कम कर दें। तापक्रम को कम करने का क्या तरीका है? ये मैं सब्जेक्ट से एक्स्ट्रा हट के बात कर रहा हूँ। तापक्रम को कम करने का तरीका क्या है? बर्फ़ की पट्टी चढ़ाएं, सबसे आसान इलाज है। बहुत तेज़ी से बर्फ़ की पट्टी चढ़ाएं, उसके सारे शरीर पर चढ़ाएं, और तापक्रम को 37 के आसपास ले आएँ, 38 तक ले आएँ उसको, और वापस नॉर्मल हो जाएगा वो। क्योंकि ये सारी जो क्रियाएँ हो रही थी डीनेचुरेशन की, वो रिवर्सिबल है, यानी इस तापक्रम तक हम उसको वापस लौटा सकते हैं और ज़िंदगी उसकी बच जाती है, जान उसकी बच जाती है। लेकिन टेम्परेचर और बढ़ गया, यदि ऐसी जगह पर पहुंच गया कोई आदमी जहां पर खूब सारी गर्मी है, सिर नहीं ढक रखा है, तो तापघात होएगा उसको। उसके प्रोटीन में जो परिवर्तन हुआ, स्थायी परिवर्तन यदि हो गया, तो अब मरने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो प्रोटीन का ये डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन, यदि रीनेचुरेट हो गई इसका मतलब वो अस्थायी परिवर्तन था, और रीनेचुरेट नहीं हो रही है तो वो स्थायी परिवर्तन है। एक और उदाहरण से समझ सकते हैं अपन इनको। प्रोटीन का एक या एंजाइम का एक खास तरह का टेम्परेचर है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, एक ऑप्टिमम पीएच है, एक ऑप्टिमम आयनिक कंसंट्रेशन है।
क्या होता है इस समय, यदि ये बदल दें अपन तो काम नहीं करता है, प्रोटीन कम काम करता है। जैसे कोई मान लो प्रोटीन 37 डिग्री सेल्सियस पर काम कर रहा है, एंजाइम है 37 डिग्री सेल्सियस पर काम कर रहा है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दें या कम कर दें तो काम करना कम कर देता है वो, या काम करना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही वापस टेम्परेचर को सही किया वो काम करना फिर से शुरू कर देता है। ये क्या हो गया, पहले डीनेचुरेट हुआ था, आपकी बार रीनेचुरेट हो गया। ये डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन, इस प्रकार प्रोटीन की ये दोनों विशेषताएँ, कोगुलेशन और डीनेचुरेशन। अब एक चीज़ आपको याद दिला दूँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं प्रोटीन के एक और विशेषता के साथ में, तब तक के लिए बाय।